Hello, friends. I am Deepak Kumar, Advocate High Court. Today, I am going to talking about the new criminal law introduced in India. हम बात करेंगे आज 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में। इसमें क्या-क्या बड़े बदलाव हुए हैं और इन 3 नए कानूनों की लाने की ज़रूरत क्या थी और इन कानूनों से जनता को फ़ायदा क्या होगा। जैसा कि आतंकवाद, भारत के बाहर बैठे किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध या फिर साइबर क्राइम जिसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, चैन स्नैचिंग, धोखा दे कर के शादी किया करते थे लोग, अब ये सारे मामले गंभीर अपराध हो गए हैं। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव जो लिया गया है कि पहले व्हाट्सएप चैट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की जो चैटिंग हुआ करती थी, वो अपराध नहीं थी। लेकिन अब एविडेंस एक्ट में चेंजेस करके इसे परमिसेबल बना दिया है, इसे एडमिसिबल बना दिया है। तो ये वीडियो लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट के साथ साथ हर भारतीय के लिए ज़रूरी है कि ये उन्हें जानना चाहिए कि अब कानूनों में क्या क्या परिवर्तन आ गए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, सो डोंट मिस द वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप भारत में पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट और जो अब नए कानून आ गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता में क्या अंतर है, इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए हम बात करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम बात करेंगे, एक एक चीज़ को। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ वर्सेस प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ कैसे हैं और प्रोसीजर लॉ क्या है, उस पे चेंजेस कैसे हुए और कैसे कैसे सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया और पुरानी चीज़ों को कैसे जो है हटा करके नई चीज़ें लेके आए गए और मेजर चेंजेस क्या क्या हुए हैं सारे कानूनों में। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, नया क्या है इस कानूनों में, इस पे हम बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की, समझते हैं हिस्ट्री को। तो पुराने कानूनों को जो ड्राफ्ट किया था उनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। मैकॉले को समझने के लिए हमें मैकॉले को जो है सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें मैकॉले को सेंटर पे रखना पड़ेगा, तब हम सारी चीज़ों को टाइमलाइन को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मैकॉले के आने से पहले चीज़ें कैसी थी और मैकॉले के आने के बाद चीज़ें कैसी थी। तो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट से पहले भारत में रहने वाले हर लोग अपना अपने अपने जो उनके धर्म हुआ करते थे उस हिसाब से सारी चीज़ों को वो चलाया करते थे। अपना एक अलग ही उनका कानून हुआ करता था, उस कानून को फॉलो किया करते थे। जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ और उनके लोकल ट्रेडिशंस होते थे, उनके लोकल कस्टम्स होते थे, उसी के बेसिस पे उनके धर्म की सारी चीज़ें जो है चला करती थी। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है भारत में लाया जाए, ऐसे क्या कारण थे, उन सारे चीज़ों को हमें समझना होगा। बिना कारण समझे हम सारी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ सकते। तो कारण ऐसा है दोस्तों कि ये जो जो ये पर्सनल लॉज थे, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल्स लॉ और लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस, इन सारे कानूनों में बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी थी। ये कंसिस्टेंट नहीं थे, जिस वजह से समाज में बहुत सारी जो है कोई भी अपराध हुआ करता था तो उसकी पनिशमेंट नहीं मिल पाती थी और बहुत समय लग जाता था। और ये नॉन कोडिफाइड थी, इनका कोडिफिकेशन नहीं था, जिस वजह से सारी चीज़ें हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग, पारसी, क्रिश्चियंस के लिए अलग हुआ करती थी, जिस वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हुआ करते थे। इस कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आगे चल कर के फिर ये नए कानून लाए गए। और इसमें तीसरी चीज़ जो थी, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। ये टाइम, इसमें बहुत समय बहुत लगता था कि किसी व्यक्ति को जो है सज़ा कैसे दी जाए, इसमें बहुत समय गुजर जाता था और फिर अंततः वो सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पा रही थी। और तो और इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन था, तो वो अपने कंट्रोल में स्थापित करना चाहती थी, तो इसीलिए सारे पुराने जितने लोकल कस्टम्स थे उनको और जो लोकल कानून थे, पर्सनल लॉ थे, उसको ख़त्म करके जो है मैकॉले ने नया कानून लेके आए। तो चलिए हम बात करते हैं कि अब सब्स्टेंटिव और प्रोसीजर लॉ। जो सब्स्टेंटिव लॉ होता है, वो मूल विधि जिसे कहा जाता है, जैसे कि आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा सब्स्टेंटिव लॉ है। और प्रोसीजर लॉ जिसमें जिसमें आप जानते हैं कि प्रोसीजर लॉ है, तो प्रोसीजर लॉ में जिसमें जैसे कि आप सीआरपीसी को जानते हैं, और जो सब्स्टेंटिव लॉ है वो आईपीसी, इंडियन एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन। तो सीआरपीसी के तहत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कैसे किसी व्यक्ति को सज़ा होगी, अरेस्ट का क्या प्रोसीजर होगा, और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या प्रोसीजर है, ट्रायल का क्या प्रोसीजर है, जजमेंट का क्या प्रोसीजर है। ये सारी चीज़ें हमें सीआरपीसी से पता चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए जानते हैं कि लॉर्ड मैकॉले कौन थे। वो ब्रिटेन के एक जाने माने हिस्टोरिकल थे, पॉलिटिशियन थे, जो वेस्टर्न एजुकेशन और लीगल रिफॉर्म लाने के लिए जाने जाते थे। इन्हें भारत में बुलाया गया और इन्हें फर्स्ट लॉ कमीशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ये कुछ टाइमलाइन है, इस सारी चीज़ों को टाइमलाइन के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको ईज़िली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो 1834 में फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी लेके आया गया। तो ये जो सबसे ये पहला जो ड्राफ्ट था, ये बहुत ही ईज़ी और सिंपल था। तो लॉर्ड मैकॉले ने 1834 में उन्होंने ड्राफ्ट लेके आए, और उन्होंने ये भारत के जितने भी पर्सनल लॉ थे उसको ख़त्म करके एक सारी चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें थी, पुराने कानून में दिक्कतें थी, उसको ख़त्म करते हुए एक ड्राफ्ट लेकर के आए थे, जिसे फिर उन्होंने बाद में 1837 में गवर्नर जनरल के सामने उन्होंने पेश किया। तो गवर्नर जनरल के सामने जब उन्होंने पेश किया, तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं लगातार जो काउंसिल्स थी, उसके बाद वहाँ से लगातार चीज़ें जो थी अमेंडमेंट होती रहीं। लगभग 20 साल के बाद जो है ये इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के सामने पेश किया गया, और फिर वो वहाँ पे वो उनकी जो ड्राफ्ट थी वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी रहीं। लेकिन उससे पहले 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है। तो 1857 का जब रिवोल्ट हो जाता है, एक क्रांति हो जाती है, तो ईस्ट इंडिया का शासन जो पहले ईस्ट इंडिया का शासन उनके हाथों में हुआ करता था, अब वो डायरेक्टली क्वीन के हाथ में चला जाता है। अब डायरेक्टली जो रूल है भारत में, अब वो क्वीन के द्वारा किया जाता था। तो उसके बाद 1860 में ये जो जो ड्राफ्ट था आगे बढ़ता है, और 1860 में ये आईपीसी इनैक्ट होती है। फिर आगे चल के 1862 में ये पूरे भारत में इन्फोर्स होती है। तो दिस इज़ द टाइमलाइन। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, समझना होगा कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ी हैं, है ना? तो आईपीसी लाने के बाद अब क्रिमिनल लॉ लाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये तो हमारा सब्स्टेंटिव पार्ट था कि आईपीसी और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये पनिशमेंट और डिफिनेशंस पे बात करता है, सज़ा की डिफिनेशंस और पनिशमेंट पे बात करता है। लेकिन एक प्रोसीजर लाने की भी ज़रूरत थी कि कैसे किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को सज़ा कैसे दी जाएगी, उसका अरेस्ट का क्या प्रोसीजर होगा, इन्वेस्टिगेशन क्या प्रोसीजर होगा, ट्रायल का क्या प्रोसीजर होगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए 1861 में जो है पहला सीआरपीसी का जो उन्होंने एक ड्राफ्ट लेकर के आए। ये भी लगातार अमेंडमेंट होता रहा। फिर आज़ादी के बाद लगभग जो है सारी चीज़ें चलने के बाद 1970 में ड्राफ्ट लाया गया। फिर इसे 1973 में सीआरपीसी को संसद द्वारा पास कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सीआरपीसी जो है 1973 की है। अब ये हम जान लें कि आईपीसी सीआरपीसी भारत में कैसे आई। अभी जानते हैं कि इंडियन इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। अब ये तो आपने समझ लिया कि आईपीसी सीआरपीसी कैसे आई और फिर उसके बाद कैसे-कैसे लागू हुई। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, इसको लाने वाले थे भारत में सर जेम्स स्टेफन। ये एक जज थे जो मास्टर्स ऑफ लॉ थे। इनको लॉ की बहुत अच्छी पकड़ थी, जानकार थे, और ये इंडियन एविडेंस एक्ट और प्रोसीजर लॉ की इनकी अच्छी नॉलेज होने के ही वजह से इनको जो है इंडियन एविडेंस एक्ट बनाने की ज़िम्मेदारी दी गई। तो फिर उसके बाद 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट आता है। तो ये रही पूरे 3 कानूनों की हिस्ट्री, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब हम जानते हैं कि बहुत बड़े मेजर चेंजेस हुए, की चेंजेस हैं जो हमें हर एक व्यक्ति को जानने होंगे।
कि क्या चेंजेस हुए। 1860 से लेके 72 के बीच में आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट आया दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, भारत में ये 4 बड़े बदलाव हुए हैं, जिसे हर लॉ स्टूडेंट को समझना होगा, एडवोकेट को भी जानना होगा, ये उन्हें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये बड़े चेंजेस हैं। 1860 से 1872 के बीच में आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट आया। फिर उसके बाद 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो आईपीसी और सीआरपीसी को कंटिन्यू किया गया। फिर बाद में सीआरपीसी लाया गया, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। सीआरपीसी चूँकि समाज बदल रहा था, चीज़ें बदल रही थी, तो उसके हिसाब से 1973 में सीआरपीसी को लाया गया। 1955 से और 2018 के बीच में लगातार क्रिमिनल रिफॉर्म्स होते रहे। समाज परिवर्तित हो रहा था, अपराधें नया नया रूप ले रही थी, उनकी प्रकृति बदल रही थी, जिस वजह से अलग अलग इसमें जो है रिफॉर्म्स आते गए। 2023 में न्यू क्रिमिनल लॉ बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ये पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर इसे पार्लियामेंट में रखा जाता है। तो ये 4 मेजर की चेंजेस हैं दोस्तों, इसको आपको समझना होगा। इसी के बाद सारी सारी कहानियाँ हैं, इसी से जुड़ी हुई हैं। तो ये बात हमें जाननी होगी कि कोई भी कानून अगर बनना है तो उसकी सजेशंस कहाँ से आती है। उसकी सजेशंस आती है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से, जो रिकमेंडेशन देता है, सजेशंस देता है, एडवाइस देता है। इसमें बड़े बड़े एडवोकेट्स होते हैं, जजेस होते हैं, सीनियर जजेस होते हैं, सीनियर एनालिस्ट होते हैं। क्योंकि और भी इन्होंने बहुत सारी अलग अलग रिकमेंडेशंस दी है, जैसे डेथ पेनल्टी को लेकर के रिकमेंडेशन दी थी, यूसीसी को लेकर के अलग अलग लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी है, इलेक्शंस पे अलग अलग रिकमेंडेशन दी है। लेकिन इस बार जो नए कानून बने हैं, जो नया लॉ बना है, उसकी जिम्मेदारी सरकार ने एनएलयू दिल्ली को दी। बाद में इसमें जो चांसलर थे एसडी राव ने एक कमेटी बनाई, फिर अपनी रिपोर्ट 2022 में लगभग जो है उन्होंने सौंप दी भारत सरकार को। और बाद में हमारे होम मिनिस्टर थे अमित शाह जी, उन्होंने इसे अपने संसद में रखा और 1 जुलाई 2024 से ये कानून भारत में लागू हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये भारत में लागू हो चुके हैं अब 1 जुलाई से। तो ये अब बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं जिस पे अब हम बात करेंगे कि क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। जिस इस वीडियो का सबसे मेजर पार्ट यही है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे हम आ चुके हैं। इस पे अब हम बारी-बारी से हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। जैसे कि पहला वुमेन एंड चिल्ड्रंस रिलेटेड जो है एक पर्टिकुलर चैप्टर बना दिया गया है, चैप्टर 4। आईपीसी में ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं हुआ करता था। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें दिया करती थी, जैसे रेप, डॉरी डेथ, किडनैपिंग, ये सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे हुआ करती थी, अलग अलग चैप्टर्स में हुआ करती थी, अलग अलग इनके सेक्शंस हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आती थी कि ये कैसे चीज़ें इसको हैंडल किया जाए। इसलिए नए कानूनों में इसे डेडिकेटली जो है चैप्टर 4 में रख करके इसे बना दिया गया है कि ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि कोई प्रॉपर टाइमलाइन नहीं थी पहले के कानूनों में, इसलिए केस लंबे चलते थे। तो अब स्ट्रिक्टली टाइमलाइन बनाया गया है बीएनएसएस में, जो पहले आईपीसी में नहीं हुआ करते थे, सीआरपीसी में नहीं हुआ करते थे। अब डिले नहीं होगा जजमेंट में। इसी जैसे कहा जाता है कि जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड, तो अब डिले की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जजमेंट 45 दिन में देना होगा मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट जब ट्रायल शुरू करता है तो 60 दिन के अंदर अंदर उसे चार्जेस फ्रेम करने होंगे। रेप केसेस में डॉक्टर को रिपोर्ट 7 दिन में देनी होगी। तो ये मेजर चेंजेस हैं जो लाए गए हैं इसमें नए कानूनों में। इसे टाइम बाउंड बना दिया गया है। पुलिस के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, एफआईआर रिलेटेड चीज़ें हैं जो जिसमें उसे टाइम बाउंड मैनर में काम करना होगा। एफआईआर लिखने के बाद इंक्वायरी करनी होगी, एक सर्टेन टाइम होगा, चार्जशीट में भी समय पे उसे दाखिल करनी होगी। तीसरी चीज़ जो इसमें मेजर चेंजेस लाए गए हैं वो है कम्युनिटी सर्विस। न्यू फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल इसे कह सकते हैं, न्यू फॉर्म ऑफ जो है इसे पनिशमेंट का एक नया रूप कह सकते हैं। जैसे छोटे छोटे मामले हुआ करते थे, तो छोटे छोटे मामलों में कैदी को जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उसे
अनपेड सोशल वर्क कराया जाएगा, जिसमें प्रिजन्स कंजेशन, चूँकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, जेलों में जेलें कम पड़ जा रही हैं, अपराधी दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, इसीलिए एक प्रिजन्स कंजेशंस हो जा रहा है। तो उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप्स लिया है। तो जो नए छोटे मामले होंगे तो उसमें उसमें अपराधी से जो है कम्युनिटी सर्विसेज कराया जाएगा, छोटे-छोटे उनसे सोशल वर्क कराया जाएगा। तो ये एक अच्छा चेंज है सोसाइटी में, जिससे कि हम उनके सुधार की दिशा में बढ़ पाएँगे। फिर जो चौथा चेंज है वो है टेक्नोलॉजी। और जैसे इसमें अब ईएफआईआर जैसी चीज़ें आ गई हैं, और व्हाट्सएप, जैसे मैंने बताया आपको वीडियो की स्टार्टिंग में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वीडियोस, जो कॉन्फ्रेंसिंग से सारी चीज़ें थी, अब ये सारी जो डिजिटल एविडेंस थे वो एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ट्रीट किए जाएंगे। उन्हें अब जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में जो है ट्रीट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी में। और पांचवी चीज़ है, विक्टिम सेंटरिंग अप्रोच अपनाया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड विद इन 90 डेज। अब जो भी व्यक्ति हुआ करते थे, उनको सारी चीज़ें जो हैं पहले उनको बताई नहीं जाती थी, उनकी उनकी एप्लीकेशंस देने के बाद कि, लेकिन अब सेक्शन 193 बीएनएसएस में सारी चीज़ें उनको बताई जाएंगी कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई उस पर कहाँ तक काम हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या हुआ। और इसमें विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स लेके आई गई है सेक्शन 398 में बीएनएसएस में। तो ये सारे अच्छे चेंजेस हैं जो इसमें विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच अपनाया गया है कि विक्टिम को न्याय कैसे दिलाया जाए, उसको लेकर के पुलिस को सेंसिटिव बनाया जाया है उसको, और उसको लॉ से बाढ़ किया जा रहा है ताकि वो अपना जो है अपनी ड्यूटी साइन करे। और जो छठी चीज़ है, पुलिस कस्टडी एंड पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर। माना पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, मान लेते हैं किसी ने पुलिस को गिरफ्तार किया, तो उसकी ड्यूटी है कि वो 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन करनी होती थी, लेकिन जांच नहीं हो पाती थी, जिस वजह से मजिस्ट्रेट रिमांड लेता था। फिर उसके बाद 15 दिन की पुलिस कस्टडी में उसे भेज दिया जाता था, फिर जुडिशियल कस्टडी में उसे भेज दिया जाता था। अब 60 दिन की कस्टडी हो गई है दोस्तों। ये एक बड़ा चेंजेस हो गया है कि पुलिस के पास अब 60 दिन की वो पुलिस कस्टडी ले सकता है। इसलिए इसमें ये कहा जा रहा है कि अलग-अलग जो चीज़ों से निकल के आ रही हैं कि हो सकता है इसमें पुलिस एट्रॉसिटी बढ़ जाए। तो ये सारे अलग-अलग एनजीओज़ के अलग-अलग लोगों के कंसर्न हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आगे क्या होता है। बात करते हैं कि अगर जो मामले 1 जुलाई 2024 से पहले के हैं, तो उस पर क्या आईपीसी लागू होगी? इस पे भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, तो इस पे हमें बात करना ज़रूरी होगा कि जो पहले के जिस पे जो भी अपराध हुए हैं, उस पे आईपीसी एज़ इट इज़ उस पे लागू होगी। लेकिन जो उस पे सीआरपीसी, अब चूँकि अब 1 जुलाई 2024 के बाद से अब उन सारी चीज़ों पे जो प्रोसीजर होगा, वो सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस और बीएसए लागू होगा। ठीक है? तो पुराने कोई भी कानून है, बाकी नए 1 जुलाई के बाद जो भी कानून होंगे उसमें बीएनएसएस और बीएसए के ही माध्यम से सारी चीज़ें जो हैं गवर्न होंगी। तो आज हमने जैसे कि ओल्ड क्रिमिनल लॉ के बारे में जाना, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना, उसके एम्स ऑब्जेक्टिव के बारे में जाना, सब्स्टेंटिव और प्रोसीजर लॉ में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में जाना, बहुत सारे अलग-अलग जो लॉ कमीशंस की रिपोर्ट, फिर मेजर चेंजेस क्या-क्या हुए भारत में, कैसे मेजर की पॉइंट्स थे और क्या-क्या सारी चीज़ें हुई, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू क्रिमिनल लॉ। ये सारी चीज़ें हैं, इस सारी चीज़ों को हमें अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये भारत में नए नए कानून लाने के लिए, इसलिए क्योंकि ये लगभग 150 साल पुराना कानून था। इसलिए अंग्रेज़ों के पुराने कानून को हटा करके उन्होंने भारत में एक नए कानून को लेकर के आए। और पहले इसमें देखिए जहाँ अपराध हुआ करता था, अब वहाँ रजिस्टर करना भी ज़रूरी नहीं है। इसमें अब ये है कि अपराध कहीं पे भी हुआ है, आप कहीं पे भी हों, आप वहाँ पे अपनी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, और आपकी जो है एप्लीकेशन लेकर के वहाँ पे जो है आपकी ज़ीरो एफआईआर के रूप में लिखी जाएगी। तो इस पे बात करेंगे, इस पे एक डिटेल्ड हम लोग वीडियो बनाएँगे, ताकि उस पे चीज़ों को आपको डिफरेंस पर्टिकुलर सेक्शंस पे हम आपको अलग-अलग जो है पर्टिकुलर डिफरेंस आपको बता सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो लेक्चर। तो थैंक you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Thank you friends.